नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम किए हैं जिसमें बहुत सारे विद्वान जो इस समय ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका शामिल है और जो युद्ध बहुत सारे पड़ोसी देशों में फैला हुआ है, उसके बारे में विभिन्न चर्चाएँ हम करते रहते हैं। सत्य हिंदी पर बहुत सारे विशेषज्ञों से, कई हमारे डिबेट कार्यक्रम हैं, उसमें भी आप देखते हैं उन सब चीज़ों पर बहस। वेबसाइट पर उससे संबंधित बहुत सारे अ, सुधीजनों के लेख इत्यादि भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं। जो हमारा बुलेटिन है उसमें उसकी खबरें भी रहती हैं, हर 2-2 घंटे पर आप सुनते रहते हैं। आज उसी क्रम में मेरे पास एक विद्वान हैं जिनको मैं लेफ्ट टू सेंटर कहूँगा। लेकिन वो भारत में रह के जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है जिसमें चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर उनकी बहुत गंभीर नज़र रहती है। वैसे तो सारी दुनिया की परिघटनाओं पर उनकी नज़र बहुत साफ-साफ और एक दृष्टि देती है आपको। लेकिन चीन से संबंधित बहुत सूचनाएँ उनके पास ऐसी रहती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं और समय पर हम उनको घटते हुए देखते हैं। आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय अली लरिजानी, एग्ज़ैक्टली प्रोनंसिएशन मेरा पता नहीं सही है कि नहीं, फ़ारसी में क्या कहते होंगे उसको। लेकिन हाँ, उनकी वो जो कहे जा रहे थे, एक तो वो बहुत पढ़े-लिखे आदमी थे, साहित्यिक अभिरुचि के भी थे, बहुत समझदारी से और बहुत साफ बातें कर रहे थे इन दिनों। ये उम्मीद थी कि शायद उनको, और वो मतलब आम फ़हम में थे। अभी हाल में जो वहाँ एक जलसा जो होता है हर साल, वो हुआ था, तो उसमें वो सड़क पे भी थे और जब जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, वो भी अपनी बेटी के यहाँ शायद गए हुए थे। उस पूरे मोहल्ले को ही बमबारी से उड़ा दिया गया है। उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, जो डिटेल्स आ रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली कितने लोग मरे हैं ये नहीं पता, और कौन उनके, लेकिन आस-पास के लोग तो सब मारे ही गए हैं। तो ये एक दूसरा कह सकते हैं कि उस तरह से एक किसी बड़े नेता की दूसरी हत्या इस युद्ध में ईरान की साइड से हुई है। ये उस समय हुई है जब ज़्यादा खबरें ये थी कि नेतन्याहू नहीं है। सोशल मीडिया पर, चूँकि दुनिया में इस इन दिनों दक्षिण पंथ के उदय के साथ एक चीज़ हो रही है कि बहुत कट्टर बँटवारा हो जा रहा है। लाइकिंग, डिसलाइकिंग बहुत स्पष्ट और बहुत लड़ाकू किस्म की है। तो दुनिया में चूँकि ज़्यादातर लोग इस युद्ध में इज़राइल को और अमेरिका को नापसंद करने वाले हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर तो कम से कम ये विश्वास कर ही लिया गया था कि नेतन्याहू नहीं रहे। बहुत सारे चैनलों वगैरह ने भी इसको मतलब ये कहते हुए कि अभी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन ये खबर है वगैरह चलाया। लेकिन घटना इधर हुई, क्योंकि जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स कहलाती हैं आज के युद्ध में, उसमें निश्चित तौर पर जो हवा में जिसके पास कब्जा है, यानी एयर पावर जिसकी बेहतर है, उसके लिए ज़्यादा सुविधा होती है। मिसाइलों से आप उतने सटीक निशाने मिसाइलों से भी लगा सकते हैं, ऐसी भी मिसाइलें भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे कंपैरेटिवली जो वायुयान से जो हमले इस तरह के किए जाते हैं, वो ज़्यादा सटीक होने की उनकी सूचनाएँ आती हैं आजकल के युद्ध में। खैर, ये दूसरा विषय है, मैं उस पे जाने से हट के, प्रकाश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। तो इतनी मैंने भूमिका दे दी है, हम सीधा एक सवाल आप पर छोड़ते हैं। हम इस युद्ध में कहाँ पहुँच रहे हैं? इसकी बहुत तरह से बहुत लोगों ने व्याख्या की है। ये तो लग रहा है कि अब युद्ध ये लंबा खिंचेगा। क्या ये इराक की शक्ल में बदलेगा, लीबिया हो जाएगा, या ये वियतनाम वार है, या ये ईरान वार है? ये हम कहाँ खड़े हैं आज, जब हम ये कन्फर्म हो गया है कि अली लरिजानी मार दिए गए? देखें, अगर आप अमेरिका और इज़राइल की नज़र से देखें तो उनका जो एंड गेम है वो एग्ज़ैक्टली वही है जो उन्होंने सीरिया में या लीबिया में या इराक में या अफ़गानिस्तान में करने की कोशिश की, यमन में, सूडान में, कि वहाँ पर ईरान में भयंकर अराजकता फैला दी जाए, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए और ऐसी ऐसी हालत बन जाए कि ईरान एक मुल्क के रूप में वहाँ पर कोई एक लीडरशिप हो जो देश को और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, उसकी संभावना को कुंद कर दिया जाए। ये अमेरिका और इज़राइल का एंड गेम है। ठीक। बाकी अब कहने के लिए अब आप
जोड़ दें कि इस्लामिक शासन है या तानाशाही है, फलाना-ढिकाना है, औरतों के साथ ये होता है, वो होता है। नहीं, ये नहीं, सब ठीक है। बहानेबाज़ियाँ हैं। मामला सिंपल है कि वहाँ पर केओस और एनार्की पैदा की जाए। अब जब तक ये एंड गेम हासिल नहीं होता है, तो 2 विकल्प हो सकते हैं अमेरिका और इज़राइल के लिए कि एक कि फॉर टाइम बीइंग अगर उनका कोई गेम प्लान अगर काम नहीं कर रहा है कि भाई 2-4-10 दिन में ये सब करके हम निकल जाने वाले थे, अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वो ये कह सकते हैं कि हमने लीडरशिप के बहुत सारे लोगों को खात्मा कर दिया है और उसकी मिलिट्री पावर को हमने ध्वस्त कर दिया है और अगर वो फिर से सर उठाएगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए वो निकल जाएँ और फिर दूसरा कोई प्लान लेके फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद फिर वो इस लड़ाई में लौटें। यहाँ एक यहाँ मेरा सिनेरियो ये कहना है, अगर वो ऐसा कह के निकलना चाहेंगे, तो क्या ईरान जिस तरह से है, जैसा ऐसा लग रहा है कि वो विकेंद्रित है इस समय ईरान। उसमें जो 31 उसके विभिन्न राज्य हैं या जो भी उसका नाम दिया जाए, तो उसमें उन्होंने पहले से ही, इस युद्ध से पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी कि ऐसा हो सकता है कि उनकी लीडरशिप मारी जाए इलेक्शन उसमें, युद्ध में। और फिर उनको लेकिन लड़ना पड़े तो वो कैसे इस लड़ाई को लड़ सकेंगे, इसकी ऐसा अब तक के अनुभव से ऐसा लगता है कि ये तैयारी उन्होंने कर ली थी। और इस बिल्कुल, तैयारी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की तरफ से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिका और इज़राइल की तरफ से, जी, कि उनको ये लगा होगा कि भई 10 दिन में, 5 दिन में हम कुछ वेनेजुएला जैसा कर देंगे या लीडरशिप भाग जैसे बगदाद में हुआ था। और हम कोई अपना आदमी बैठा दें या केओस चलता रहे फिर देखेंगे जो होगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है तो अमेरिका और इज़राइल एक ऑप्शन तो ये है कि वो कुछ लॉजिक देकर अभी फिलहाल के लिए इसको रोक दें क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पर इसका असर पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिका में विरोध हो रहा है हुँ, और इज़राइल में भी तबाही हुई है, गल्फ के देश जो हैं इस लपेटे में आ गए हैं। तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ और दूसरा ये है कि वार ऑफ एट्रिशन चलाया जाए, लगातार इस युद्ध को जारी रखा जाए, भले उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती रहे बीच-बीच में और हम ये इंतज़ार करें कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी कोलैप्स कर जाए, उसके पास हथियार ना बचें और फिर जो है हम उस समय की स्थिति को देखते हुए कुछ एक्शन लेंगे। ईरान की तरफ से जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले साल जून की जो 12 दिनों की लड़ाई थी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं कि अ, अली ख़ामनेई ने अपने सक्सेसरों की एक लिस्ट दी और एक तो 3 लोगों का नाम दिया उन्होंने उसके लिए रिलीजियस लीडर के लिए और बाकी जो उनके पॉलिटिकल काम होते हैं, उसके लिए उन्होंने 4 नाम दिए और उसी के साथ उन्होंने ये हिदायत की कि बाकी लोग भी अपने-अपने 4-4 सक्सेसर का नाम जो है तय कर लें। कि एक के बाद एक जो है सक्सेशन होता रहे और स्मूथली हम लोग लड़ाई लड़ते रहें। और लेकिन ये सब तो चलिए मिलिट्री स्ट्रेटजी की बातें हैं। लेकिन पॉलिटिकली जो 2-3 चीज़ें हो रही हैं और उससे कम से कम अमेरिका को तो चिंतित होना चाहिए कि अली लारिजानी हों या ख़ामनेई हों, सीनियर ख़ामनेई ये लोग ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सारा प्रैग्मैटिक होना, प्रैक्टिकल होना और आखिर यही लोग थे ना जिन्होंने 2015 का वो परमाणु समझौता कराया था। या ये जी, वही लोग हैं ना जिन्होंने अभी बातचीत के लिए लगातार जो है प्रयास करवाया। हुँ, लेकिन पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक कि इज़राइल लीडरशिप को मार के बार-बार ये कोशिश में है कि अमेरिका इस युद्ध को ऐसे ही छोड़ के ना भाग जाए। वो इस युद्ध में पड़ा रहे क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं है तो फिर इज़राइल कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड और प्रैग्मैटिक लीडर्स को एक-एक करके जब आप मारते जाएँगे, तो जो रिप्लेसमेंट होता जाएगा वो लगातार जो है वो ज़्यादा कट्टर लोगों के हाथों में वो जाने की संभावना है। आखिर हाँ, अली खामेनी ही तो थे जिन्होंने परमाणु बम बनाने से रोका। उन्होंने ही तो रोका कि भई ऐसी मिसाइल आप ना बनाएँ जो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मार कर सके। और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को बातचीत के लिए और डिप्लोमेसी के लिए रास्ता हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये वही थे जिन्होंने पिछले कम से कम 7-8 सालों से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि गल्फ के देशों के साथ अपने मनमुटाव को कम किया जाए।
क्योंकि वहाँ की जो इंटरनल जो गल्फ पश्चिम एशिया की अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें ईरान और अरब देशों के इंटरेस्ट जो है टकराते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यमन में, या पैलेस्टाइन के सपोर्ट को लेके, लेबनान को लेके, सूडान को जी, लेके। जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ कि जो एजेंडा था कि ईरान कोलैप्स करेगा, वो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक तो ईरान की जो भी तैयारी है वो है अपनी जगह। दूसरा कि वे लोग 8 सालों तक इराक के साथ लड़े हैं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा मौतों को उन्होंने बर्दाश्त किया है। तो बाकी तो छोड़ दीजिए कि उनके लिए शहादत का क्या मतलब है, या हाँ, शियाइट वो बात इस्लाम बहुत किस हो तरीके चुकी से। है बातें, हम लोग हाँ, पहले कर चुके हैं। लेकिन अ, हम 2 चीज़ें साफ-साफ होता हुआ दिख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री कोलैप्स ईरान का नहीं है। ईरान ने अपनी कमजोरी को दूसरे तरीके के पैतरों के साथ सप्लीमेंट किया है, जैसे कि हुर्मुज़ का बंद होना, या गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन इंटरेस्ट को, इजरायली इंटरेस्ट को अटैक करना। दूसरा कि जो देखिए, अब जो राजशाही सपोर्टर हैं ईरान में, वो तो निश्चित ही विरोध में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं है। वो सही और बात। बाकी कुछ ट्राइबल्स हैं या कुछ और एथनिसिटीज हैं, उनके अपने ग्रीवांसेस होंगे। मैं ईरानी इसकी सोसाइटी मैं आपको इसकी जगह, आपके नॉलेज सेक्टर आपका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ खास क्षेत्रों में अपने दर्शकों के लिए आपसे सवाल करके चीजें हासिल करना चाहता हूँ। अभी रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब ने भी अमेरिकन प्रशासन को उन्होंने फंड भी किया है, कुजनर को शायद 2 बिलियन दिया था, और फिर शायद कुछ डिमांड है। और मतलब इस युद्ध में परोक्ष रूप से सऊदी अरब की भी रुचि है कि ईरान को डेसिमेट अमेरिका कर दे। वो चाहता है कि अभी अमेरिका इस युद्ध में बना रहे। ऐसी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग वगैरह सब में आ गई हैं। ये रिसर्च खबर है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, सऊदी अरब के रोल को लेके पहले? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों से खाड़ी देशों को बहुत सुकून मिला होगा, 2 कारणों से। एक, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली वो राजशाहियां हैं, उनको किसी भी तरीके के वैसे इस्लाम से परहेज है जो कि जो उनके अपने राजशाही हितों या उनके अपने पावर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे। लेकिन उसके साथ ये भी है कि वे लोग जो सुकून में थे कि हम अमेरिका के साथ मिलके, चाहे वो मिलिट्री बेड़े यहाँ पे खड़े करा लें या ठिकाने बना लें या पेट्रो डॉलर का हिसाब किताब कर लें, और हम शीशे के महल खड़ा करके और जो है दुनिया भर की राजधानी बन जाए, फाइनेंशियल कैपिटल बन जाए, वो जो सपना था वो सपना साफ उनके सामने गिर रहा है। लेकिन देखिए, हमेशा हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो पावर में लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो सोच होती है या उनकी जो दृष्टि होगी, वो उनके अपने कॉमन लोगों से अलग होगी, और दुनिया भर में जो टिप्पणियां एनालिसिस होंगी, उसको वो अपने हिसाब से परिभाषित करेंगे, ना कि आपके हमारे हिसाब से। तो वो ये भले देख सकते हैं एक 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 दूर तक कि ईरान को हम क्रिपल कर दें, ताकि ईरान उस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को असर्ट ना कर सके। ऑलरेडी वो वीक हो चुका है, हिजबुल्लाह या हुथीज हों या पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हों। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि एक और केओस पैदा हो इस रीजन में, जो हमारे लिए एक लगातार परपेचुअल परेशानी बन जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर ईरान कोलैप्स करता है और वहां पर अराजकता फैलती है, तो होर्मुज तो हर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे हम सुनेंगे कि किसी टैंकर में आग लग गई, किसी ने मिसाइल मार दिया, कुछ कर दिया। और दूसरी तरफ कि गल्फ कंट्रीज के भीतर जो अवाम है, वो भी तो इन चीजों को देख रही होगी। जैसे बहरीन में हम देख रहे हैं कि वही लोग प्रोटेस्ट। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या उनके नीचे जो अवाम है, क्या इन सब चीजों से ऐसी भी कोई संभावना बन सकती है कभी कि उनके यहाँ, चूंकि वो भी बड़े कमजोर विकेट पे खड़ी हैं मोनार्कीज जो गल्फ की? बिल्कुल। और देखिए, वो मोनार्कीज जो हैं हिस्टोरिकली ब्रिटेन की पैदाइश हैं, और बाद में कोल्ड वॉर के टाइम में उनको अमेरिकन सपोर्ट ने बचाया, जब अरब नेशनलिज्म, पैन अरबिज्म वगैरह सब आंदोलन चल रहे थे और बाथ पार्टी और तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन पर्टिकुलरली सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म दिखाने की कोशिश की,
और जिसमें कि अच्छा, क्या लगता है कि सऊदी अरब इस युद्ध की तैयारियों में इजराइल ही शामिल नहीं था, सऊदी अरब भी था? इसकी मुझे एक शंका ये लगती है कि देखिए, पाकिस्तान से उन्होंने एक अलायंस किया था, स्पेशल अलायंस, इस लड़ाई के कुछ दिन ही पहले, और उसमें ये था देखिए कि दोनों में किसी पे हमला होगा, तो इसलिए सऊदी अरब पे उतना हमला किया भी नहीं है, ईरान ने थोड़ा बच बच के किया है। देखिए उस इलाके में एक बहुत पुराना करीब 15-20 साल पुराना एक कार्टून है, जो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। हम्म। पश्चिम एशिया के तमाम देश जो हैं और उनके जो शासक हैं, इंक्लूडिंग ईरान, हम्म। उनकी तस्वीर है। तुर्की है, सऊदी अरब है, बहरीन, ये सारे कुवैत, यूएई, इजिप्ट, और हम्म। सबने एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ मिलाया हुआ है, और एक हाथ में, पीठ में, सबके हाथों में खंजर हैं। हाँ। तो वहां पे जितने भी ये देश हैं, अब जैसे आप देखें अभी हाल में क्या हुआ यमन में। सऊदी अरब ने यूनाइटेड अरब अमीरात को कहा कि 24 घंटे में तुम यहां से बोरिया बिस्तर अपना वापस ले लो, और हम्म। उनको हटना पड़ा। हम्म। अभी हुर्मुज बंद है, अभी तमाम चीजें हो रही हैं, तो सूडान में सुडानी आर्मी आगे बढ़ रही है, और अबू धाबी के सपोर्ट से जो आरएसएफ है वो पीछे हट रहा है। हम्म। यमन में एक ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, तो दूसरे ग्रुप को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। हम्म। कतर और तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ खड़े होते हैं, आप बाकी जगह मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है। हम्म। सऊदी अरब में जब क्राउन प्रिंस बन रहे थे बिन सलमान, तो इन्होंने सारा सलाह मशविरा जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट बिन जायद के साथ की। उन्होंने उनको वो गार्जियन मानते थे कि भाई आपको अनुभव है, आप हमें समझाएं। हम्म। लेकिन बिन जायद के अपने तौर तरीके हैं, वो इजराइल के साथ भी हैं, और उनको दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सबको बचा कर रखना है, तो उनके अपने खेल हैं, पैतरे हैं। और जैसे कि अबू धाबी में, अमीरात में एक भी सोने की कोई खदान नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं सोने का। तो ये जो सारे खेल हैं, और सऊदी अरब जिस तरीके से इस्लाम के गार्डियन के रूप में अपने आप को प्लेस करता है, भाई मक्का मदीना उनके पास है। तुर्की के अपने हैंगओवर्स हैं कि भाई कभी हम उस्मानिया साम्राज्य हुआ करते थे। हम्म। एर्दोगान आप जानते हैं कि उसी मेंटालिटी से आते हैं, एक उनका जी भी जी अपना जी। ईरान की जो थियोलॉजी है, थियोलॉजिकल रूलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि भाई हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है अली के साथ, और वो एक जो पूरी समझदारी है। हाँ, वो ऋषिया थियोलॉजी जो है। हाँ, और दूसरा कल्चरल, टर्की का अपना कल्चरल हिसाब किताब है, खाड़ी देशों का अपना है, ईरान का अपना है। तो ये सारी चीजें मिला के एक दूसरे के प्रति लगातार डिस्ट्रस्ट पैदा करती हैं। अभी 2017 की बात है, जब क्राउन प्रिंस ये बने थे, तो बिन सलमान, तो इन्होंने इंटरव्यू में खामनेई की तुलना हिटलर से की थी। और जो वो हैं जो बेसिकली सऊदी अरब के और किंगडम के बिजनेसेस को मेरे हैंडल मेरे करते सवाल हैं। की वजह यह है कि यूएई की मैं देख रहा हूँ ज्यादा पिटाई हो गई है। यूएई में ज्यादा ड्रोन हमले भी हुए हैं। यूएई से एविएशन और सब उनका सेक्टर प्रभावित भी हो गया है। इस युद्ध के कई किस्म के फायदे कई तरह से लोग देख रहे हैं। हम्म, हम्म, जैसे ठीक है, इसराइल और अमेरिका का तो सीधा सीधा है कि वो उस पूरे एरिया में इसराइल को वहां का दरोगा बना के इसराइल के हितों की सुरक्षा के लिए जो भी ऐसी कोई मिलिट्री पावर डेवलप होती है उसको कमजोर करता रहता है, चाहे सीरिया का रहा हो, इराक का रहा हो, लीबिया रहा हो, और अब ईरान का नंबर है, कल को तुर्की का आ सकता है, ऐसी बातें आती रहती हैं। तो वो तो एक उसका इंटरेस्ट साफ है। लेकिन इस सब से जो बेनिफिशरीज हैं, जैसे एक बेनिफिशरी चाइना को लोग कह रहे हैं, उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। मैं बार बार सऊदी अरब पे इसीलिए आ रहा हूँ कि सऊदी अरब इन दिनों इस सब से, सऊदी अरब को भी कुछ फायदा होने वाला है इस युद्ध से। बिल्कुल फायदा होने वाला है। एक तो जो यूएई और सऊदी अरब के इंटरेस्ट को जो चैलेंज करने लगा था पिछले कुछ समय से, हम्म। उसमें फायदा हुआ। दूसरा हम्म। फायदा ये है कि ईरान जो एक अपने हिसाब किताब से, जो हमने पहले कहा कि कल्चरल, हाँ, नेशनल, तगड़ा रिलीजियस, जो तगड़ा अपनी तगड़ा चैलेंज था, बहुत वो लगा था कमजोर हो वो। गया। और देखिए सऊदी अरब पे हमले, ईरान के हमले न होने के दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि उनके यहाँ जो ठिकाना है अमेरिकी बेस जो है वो छोटा बेस है, कतर हम्म। और बहरीन और हम्म। बाकी जगहों की हम्म। तुलना में।
दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब की सोसाइटी अभी भी क्लोज सोसाइटी है। अभी उन्होंने किया है कि आप भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो कोई बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली जगह नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली जगह नहीं है। लेकिन अबू धाबी वगैरह का पूरा हिसाब किताब ही दूसरों जैसे वहां की जो अभी जो आबादी है वो बमुश्किल 10% वहां के ओरिजिनल लोग हैं, बाकी सारे बाहर के लोग हैं, बहुत ज्यादातर भारतीय है। भारतीय हैं। और आप वहां पे जितने भी ये बिजनेसेस हैं, दुबई जो है, वो जो शीशे के टावर्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स हैं, कैसिनोज हैं, वो। और दूसरी तरफ कि यूएई इजराइल के साथ बहुत नॉर्मल है उसका रिलेशनशिप। और अभी भी आईडीएफ के सोल्जर्स जब गाजा में जनसंहार करते हैं और उनको मूड फ्रेश करना होता है तो वो दुबई में आके अय्याशी करते हैं। तो वहां पे और जो यूएई के पोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनकी वो है, एयरपोर्ट तो है ही है। इसीलिए जो मेन अटैक्स हैं वो अबू धाबी पे सेंट्रिक हैं और बहरीन पर हैं, क्योंकि वहां पे अमेरिका का 5वां बेड़ा है, उसका उस नौसेना है। तो कल को वही 5वां बेड़ा तो आएगा हुर्मुज खुलवाने, या ईरान के ऊपर अगर जमीनी हमला होता है तो वही 5th फ्लीट घूम के आएगा। तो इसलिए उनको वो अटैक कर रहे हैं। और ईरानियंस ये भी नहीं चाह रहे हैं। तो ईरान भी अभी तक आप देखें कि जो गाजा में जब जनसंहार चल रहा था तो लाल सागर बंद हो गया था, लेकिन अभी लाल सागर खुला हुआ है, क्योंकि ईरान भी टैक्टिकली ये नहीं चाहेगा कि वो लाल सागर भी बंद कर दे, हुर्मुज भी बंद कर दे, गल्फ कंट्रीज पे भी लगातार जो है वो हमले करने लगे। तो आखिर उसको भी तो कल को एलाइज की जरूरत होगी, उसको भी तो अपने आप को वो करना है। और अभी आप हुर्मुज में ये कह सकते हैं कि भाई ईरान करे तो क्या करे, उसके पास क्या विकल्प है। एसिमेट्रिकल लड़ाई चल रही है तो उसमें तो वो दूसरे रास्ते अपनाएगा। लेकिन कल को लाल सागर भी बंद कर दे, सब जगह बम भी गिराने लगे, तो लोग कहेंगे यार ये क्या पागल हो गए हैं क्या। तो ये सारी स्ट्रेटजीज भी हैं। और देखिए अल्टीमेटली इस मामले में अरब के देश हों या ईरान हो या दूसरी पावर्स हों, अमेरिका, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना, आखिर सब अपने अपने कैलकुलेशंस को इसमें देखेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि सबके लिए वहां पे कुछ गुंजाइश बनी रहे। तो इसीलिए सऊदी अरब पर उस तरीके से ईरान हमलावर नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, सऊदी अरब यह जानता है कि ईरान का कमजोर होना, गल्फ के दूसरे देशों में थोड़ी सी कमी आना और तुर्की की बदनामी होना, ये उसके अपने उस क्षेत्र में अपनी सुप्रीमेसी बनाने में सहायक होंगी। ठीक, अब आते हैं चीन और रूस पर। क्या कर रहे हैं चीन और रूस इस युद्ध में, ये बताइए। देखिए, एक तो चीन और रूस के साथ पहले मैं रूस पे आता हूं कि रूस का जो इंटरेस्ट है उस इलाके में, सीरिया, ईरान, वो काफी कमजोर हुआ है, खासकर सीरिया में सत्ता बदलने के बाद। लेकिन रूसियों ने अपना लिवरेज कायम करते हुए उन्होंने अपने एक एयर बेस को और एक नौसैनिक बेस जो वहां पर है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। नए जो शासक आए हैं सीरिया में, हाँ, उनका हवाई बेस है और एक नेवल बेस है। क्योंकि वो बेस अगर नहीं होंगे तो रूस का जो वेस्ट अफ्रीका में जो इन्फ्लुएंस है, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ये इन देशों में, वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए वो स्ट्रेटेजिक जरूरत है। तो रूस ने नए शासकों को नापसंद करते हुए भी उन्होंने कहा कि भाई ये कोई रास्ता है नहीं, बशर अल असद की सेना लड़ी नहीं, तो आप नई रियलिटीज के साथ कोप करते हैं, ये तो कॉमन स्ट्रेटजी है। अब रह गई बात ईरान वगैरह की, तो रशिया के लिए ईरान 2 लेवल पे महत्वपूर्ण है। एक तो पॉलिटिकल एलाई के रूप में, और दूसरा कि यूक्रेन युद्ध में ईरान ने उनको काफी ड्रोन्स वगैरह की सप्लाईज की हैं। तो एक बाय डिफॉल्ट बनता है कि भाई आप उसकी मदद करें, और जो कि रूस ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये पूरा दुनिया में आजकल तो आप हर चीज ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से जहाज आ रहे हैं, उस जहाज का नंबर क्या है और क्या मालवाहक है या क्या है। तो युद्ध से पहले हमने लगातार देखा कि चाइनीज और रशियन फ्लाइट जो हैं बहुत ज्यादा जा रही थी ईरान। तो निश्चित रूप से उसमें अगर नॉन मिलिट्री सामान भी है तो बाकी चीजों के अपने महत्व हैं, जैसे संचार सामग्री हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। जो इजराइल के
ईरान के मिसाइलों के जो ईंधन है वो चाइना से आ रहा है बहुत लंबे समय से, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो वो रूस कर रहा है, और रूस और चीन ने डिप्लोमेटिकली भी लगातार कोशिश की है। अब रह गई बात चाइना की, और देखिए दोनों देशों के ईरान के साथ मिलिट्री पैक्ट्स नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे जब ऐसी आफत आएगी तो। रूस का केवल बेलारूस के साथ और कुछ एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ वो है हिसाब। चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ है। तो एक तो कि सीधा मिलिट्री एंटर करना, ये दोनों का न तो उनकी न तो जिम्मेदारी बनती है और ना ही यह दुनिया के लिए शुभ होगा अगर ये लोग घुसेंगे तो। दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि ईरान सैटेलाइट नेविगेशन के लिए चाइनीज तकनीक पर निर्भर है, और ये बहुत सारे देश अपना रहे हैं। वो जो उनका नेविगेशन सिस्टम है वो समुद्री मार्ग के लिए भी और सैटेलाइट वगैरह के लिए भी। और हम जानते हैं कि आज के डेट में चीन जो है वो स्पेस रिसर्च के मामले में भी वो बहुत आगे निकल चुका है, जैसे बहुत सारे और क्षेत्रों में निकल चुका है। तो निश्चित रूप से वो दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है, आपकी अपनी लड़ाई, इसमें कोई वो नहीं है। और चीन के साथ ये भी परेशानी है कि ईरान के अलावा जो बाकी देश हैं, जैसे ईरान से ज्यादा तेल वो सऊदी अरब से खरीदता है। भाई दिवे लोग आर्टिकल लिख के समय बर्बाद कर रहे हैं लोगों का कि वो अब चाइना का क्या होगा, उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, जबकि उनको पता है कि बमुश्किल जो उस क्षेत्र से आता है उसमें 6-7% ही ईरान का वो है, कंट्रीब्यूशन है। हाँ, वो खरीद ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां सैंक्शंस हैं और उसको पैसे की जरूरत है, उसका बिजनेस को घेराबंदी कर दी गई है, तो वो चीज है। और अभी चीन ने कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ उन्होंने घोषणा भी की है, और नगदी भी भेज रहे हैं वहां पे, बाकी बाकी और ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा। सबसे ज्यादा अभी तक ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो रशियंस ने भेजा है ईरान में। तो अलग अलग तरीके से ये लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन अब इसको दूसरे तरफ से अगर आप देखें, खाड़ी युद्ध ठीक 25 साल पहले शुरू हुआ था, जो इराक वार और अफगानिस्तान वार शुरू हुआ था। यही वो 25 साल हैं जब हमने अमेरिका की ताकत को, आर्थिक ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, उसको हमने लगातार घटते हुए देखा है इन्हीं 25 सालों में। और इन्हीं 25 सालों में हमने रूस का उदय होते हुए देखा है, फिर से जो कोलैप्स कर गया था, और चाइना को हम लोग मतलब माइनस से कहां जाते हुए हमने देखा। यही 25 साल का वक्फा है। तो जो समझदार लोग कहते हैं ना कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोको मत, उसको गलती करने दो। और ओह! एग्जैक्टली क्रेमलिन और बीजिंग में बैठे हुए जो लोग हैं, वो किसी भी पैरामीटर में, आपको कोई बायस्ड होने की जरूरत नहीं है, आप किसी इडियोलॉजिकल पॉलिटिकल चीजों से प्रभावित ना हो, कॉमन सेंस लगाएं कि क्रेमलिन में बैठे हुए लोग, बीजिंग में बैठे हुए लोग किसी भी तरीके से वाशिंगटन में बैठे हुए लोगों से ज्यादा होशियार हैं, और वो ज्यादा लोगों को और ज्यादा राजनीति को और ज्यादा बाकी और गतिविधियों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं आज की दुनिया में, वे लोग जो बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनको तो मजा आ रहा होगा कि भाई एक और तुमने फॉरएवर लड़ाई में, अनवरत युद्धों के सिलसिले में तुमने एक और अध्याय जोड़ दिया है, अब तुम करो। और चाइना का बिजनेस उस पूरे खित्ते में, इंक्लूडिंग इजराइल, चाइना नंबर 1 पार्टनर है उस इलाके का। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने जैसे पूरा जो दक्षिण अमेरिका है वो लगभग लूट लिया है, वेनेजुएला को उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाके, और जो अब वहाँ हैं, जो डिस्पेंसेशन है वो उनके इशारे पे चल रहा है। क्यूबा के लिए वो रोज अनाउंस कर रहे हैं कि ये ईरान खत्म होगा तो क्यूबा पे हमला करने वाले हैं। क्यूबा में ब्लैकआउट्स चल रहे हैं क्योंकि बेचारों को तेल नहीं मिल रहा है तो बिजली नहीं बना पा रहे हैं। उनकी बुरी तरह से नाकेबंदी हो गई है, बुरा हाल कर दिया है। तो पूरे लैटिन अमेरिका को अमेरिका ने, और जो वो पनामा वाला रास्ता है, चीन के जहाज़ों-वहाज़ों के लिए वहाँ टैक्स वैक्स बढ़ाना और रोक देना, ये सब हो गया है। तो चीन के लिए पूरा हेमिस्फेयर जो है, व्यापार से लगभग उसमें अगर पूरा प्रतिबंध नहीं भी है तो काफ़ी हद तक रोक-टोक कर दी है अमेरिका ने। अब अगर ये वाला युद्ध मान लीजिए अमेरिका और इज़राइल जीतते हैं, तो पूरे फिर गल्फ का दरोगा अमेरिका और इज़राइल होंगे।
और फिर यहाँ फिर दुनिया में अफ्रीका या कहीं का आदमी कैसे चीन और रूस से कोई रिश्ता करना चाहेगा? मतलब ये एक स्टेज है ना। देखिए, चीन और रूस का अगर आप इतिहास देखें तो ये लोग डिफेंसिव पावर्स हैं, ये कभी ऑफेंसिव पावर्स नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले यूरोपियन पावर्स को देखें या बाद में अमेरिकन्स को देखें तो ये लोग लगातार ऑफेंसिव पावर्स हैं, ये लगातार एक्सपेंशनिस्ट हैं, ये एक्सपेंशन करते हैं। तो एक अंतर हमको ये करके चलना चाहिए। ठीक। दूसरी बात कि चाइनीज इंटरेस्ट को अगर अमेरिकी मार्केट या अमेरिका जिन बाजारों पर नियंत्रण कर रहा है या है उसका वहां पे चाइना के लिए रास्ता नहीं खुलेगा, तो उस पर एक चाइनीज प्रोफेसर और देंग जियाओपिंग के ट्रांसलेटर रहे विक्टर गाओ ने अभी एक स्टेटमेंट, बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया है कि हम 5000 साल से यही हैं और इस अवधि में ज्यादातर टाइम तक अमेरिका का कोई वजूद नहीं था। तो वो चिंता चीन के लिए उतनी नहीं है। क्यों? अभी जब चीन से और अमेरिका का बिजनेस घटा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जनवरी और फरवरी के महीने में 22% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब दूसरे बाजार भी हैं। और मान लीजिए कि जैसे कतर फॉर एग्जांपल, कतर में अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा तो वो जो डिजिटल पैनल्स लगाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है, खटिया लगाना है और तमाम तामझाम करना है, स्टेडियम बनाना है, ये कौन आके बनाएगा? क्या कोई अमेरिकन कंपनी है जो आके बनाएगी? तो वेनेजुएला बदल जाए, क्यूबा बदल जाए, लेकिन आपको जिन चीजों की जरूरत होगी वो चीजें तो कल भी चाइना ही देगा, या कपड़े की जरूरत होगी तो बांग्लादेश ही देगा, वियतनाम ही देगा। इस सवाल से एक और सवाल निकला है, क्यूबा का क्या होगा? क्यूबा बहुत मुश्किल में है और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए कुछ चीजें तो हैं जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका डीप स्टेट डिसाइड करता है, जिसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, बिजनेसेस हैं, बैंकर्स हैं, वॉल स्ट्रीट है, सिलिकॉन वैली अब उसमें एक ऐड हो गया है। कुछ चीजें होती हैं जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स तय करती है, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, और कुछ चीजें वे लोग खुद अपने लिए तय करते हैं कि मेरी विरासत क्या होगी। हालांकि मुझे तो बहुत, शायद आप ही से बात हुई थी कि मुझे लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस उम्र में अपनी विरासत को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जब उनके आसपास के लोग ही जो है निराश हो गए हैं और उसको बिट्रेयल कह रहे हैं, तो मैं कौन बताऊं। कल उनके काउंटर क्यूबा टेररिज्म का बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्यूबा की जो एक क्यूबा साम्यवादी सत्ता देखिए, ऐतिहासिक काल में क्यूबा चली है। में क्यूबा के साथ दो चीजें हैं। एक, मार्को रूबियो जो विदेश सचिव हैं, उनके पिताजी बतिस्ता के हाँ, तानाशाही के दौर में प्रताड़ित होकर भागने पर मजबूर हुए थे, तो वो पर्सनली क्यूबा में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो क्यूबन हैं। तो क्यूबा से लाल झंडा उतरने के चांस हैं? बहुत संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस लीगेसी के रूप में देखना चाहेंगे कि आज के दर्जन भर राष्ट्रपति आए और गए और हिला न सके, तो कम से मैंने हिला आज के दिया। कार्यक्रम को प्रकाश भाई से यहीं रोकते हैं, क्योंकि 30 मिनट से हमने ज्यादा खर्च कर लिया है, लेकिन इनके पास खजाना है, इनको अगले हफ्ते फिर पकड़ेंगे। और कुछ सवाल थे जिनके उत्तर मिल गए हैं एक हद तक, और बाकी सवालों को लेके मैं अगले हफ्ते इनको फिर पकड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।